हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के डिजिटल टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 5 जो कि होने वाला है ज्योग्राफी का। एग्जैक्टली 8 बजे आप लोगों की जो ये टेस्ट है वो शुरू हो चुका है। इस समय तक आप लोग जो अपना डेली रूटीन का पढ़ाई होती है वो भी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ये टाइमिंग जो है बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए भी, ताकि अब सोने से पहले आप 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी समय लगता है वो अपने रिवीजन को दें। और रिवीजन जो है वो मेरा टेक्निक यही है कि मैं आपका सवाल पूछ कर आपका रिवीजन जो है वो करवाती रहूं। खैर, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक चाहिए जिसके ऊपर जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जैक्टली आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे प्लस साथ में आंसर्स भी होंगे। उसके लिए या तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे से डायरेक्ट लिंक पे जाइए और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाकर भी यूपीएससी स्प्रिंट 21 यहाँ पर जो @ हैंडल है उसको भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ज्वाइन जो है वो हो सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। कह रहा है विद रेफरेंस टू मिलानकोविच साइकिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या करना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बतानी है। The eccentricity of Earth changes over time due to gravitational field of two largest planets in the solar system, viz. Jupiter and Saturn. The increase in tilt of the Earth axis can lead to more extreme seasons on the Earth. देखिए आपको ठीक जो स्टेटमेंट है वो इसमें से बतानी है जल्दी से। खैर आप लोगों के लिए थोड़ा आसान बता देती हूँ। एसेंट्रिसिटी होती क्या है एक्चुअली के अंदर, इसका मतलब होता है कि हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल सन के अराउंड में घूमती है, राइट। ये सन है, इसके चारों तरफ हम देखते हैं ऑर्बिट करती है। लेकिन हमारी जो अर्थ होती है, जैसे सन तो क्या है, बिल्कुल हमें रेगुलर गोल तरीके से दिखाई देता है, राउंड दिखाई देता है। लेकिन हमारी अर्थ सन के राउंड न घूमकर थोड़ा सा इस प्रकार में ऑर्बिट करती है। तो ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है, जो हमारी ऑर्बिट है अर्थ का सन के राउंड, उसको राउंड नहीं होने दे रहा, वही है एसेंट्रिसिटी। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो 2 सबसे बड़े हमारे सोलर प्लैनेट के अंदर यहाँ पर प्लैनेट्स हैं, क्या उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ऐसा होता है। आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर से बात वही है कि यूपीएससी आप लोगों के ऊपर दया करके कोई इजी सवाल लेकर नहीं आता है। तो इसीलिए हम जो लेवल अपना रखेंगे वो ठीक ठाक यूपीएससी लेवल का ही रखेंगे, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। फ़िलहाल के लिए मैं आंसर बताती हूँ। आई होप आप लोगों ने भी अपना आंसर जो है वो लिख लिया होगा कहीं पे, नोटबुक वगैरह पे, कोई पेज वगैरह पे, या कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप साथ ही में अभी कमेंट बॉक्स खोल सकते हैं। और सुनते सुनते कमेंट बॉक्स के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का होगा, ये लिख सकते हैं। इट्स फाइन अगर आपके आंसर जो है वो गलत भी मिलेंगे तो। खैर हम देखते हैं आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा ऑप्शन सी, क्योंकि चलिए इसको भी समझते हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है जुपिटर एंड यहाँ पर सैटर्न की, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमें दिखाई देता है ये जो दोनों ही यहाँ पर बात की जा रही है, ये क्या है, गैस जाइंट्स हैं। गैस से बने हुए यहाँ पर आउटर जो स्पेस होता है हमारा, या फिर सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम आउटर प्लैनेट्स को देखें जिसमें 4 प्लैनेट्स आते हैं, उसका ये भाग बनाते हैं। अब जो गैस प्लैनेट्स होते हैं उनका जो दूसरा नाम है, जो कि ज़्यादा साइंटिफिक नाम है, वो क्या होता है, जोवियन प्लैनेट्स। एक होते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। अब जो जोवियन प्लैनेट्स है इनके साथ में रिंग्स भी हमें दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि इनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही थिक होता है। थिक क्यों होता है, क्योंकि सन की तरफ से आने वाली जो सोलर विंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके एटमॉस्फेयर को उड़ाकर लेकर नहीं जाती है, वो वहाँ तक जाते जाते कमज़ोर हो जाती है। इवन जैसे ही हम लोग नेपच्यून पे पहुँचते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, हेलियोपॉज भी देखते हैं। यानी कि अब सन से आने वाली कोई भी चाहे वो गर्मी हो या कोई भी विंड हो या फिर आयनोस्फेयर के यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हो, वो उससे आगे जा ही नहीं सकते हैं, राइट। तो ये होता है पूरा सिस्टम। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो लार्जेस्ट गैस जाइंट प्लैनेट है जुपिटर एंड सैटर्न, वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारी अर्थ की जो शेप है उसको वो इम्पैक्ट करते हैं सन के। तो इससे आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रीलिम्स के लिए तो ये ध्यान ही रखना है कि ठीक है ये बात। अब आपको मेंस के लिए इसमें क्या याद रखना है कि कभी भी जब भी आप यहाँ पर किसी की ऑर्बिट को बनाएंगे तो हमेशा आपकी शेप ये होनी चाहिए, ना कि ये,
ठीक है, ऐसा आप कभी भी नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब मैंने एक बार आप लोगों को एपेजी एंड पेग्री का जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो भी करवाया था। वो क्या होता था कि हमारी जो अर्थ है वो कौन सा दिन ऐसा होता है जो सन के सबसे नियरेस्ट होती है, और कौन सा डे ऐसा होता है जहाँ पर सन के सबसे फारदेस्ट होती है, सबसे दूर होती है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और इसका रीज़न क्या है, इनको बोलते क्या है। खैर, जो इंक्रीज़ होता है, दूसरा हम देखते हैं स्टेटमेंट कैसे ठीक हो जाती है कि अर्थ जो है हमारी वो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 23.5 डिग्री पे, वैसे तो ये होना चाहिए था नॉर्थ पोल, ये होना चाहिए था साउथ पोल, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, टिल्टेड होने की वजह से नॉर्थ पोल यहाँ पर आ गया, साउथ पोल यहाँ पर हो गया, और कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव करना। कोई चीज़ जिसको ऐसा होना चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए था, वो थोड़ी सी इस प्रकार से, और इस प्रकार से किसके साथ में, सन के साथ में। जैसे ही अब सन की रेज पड़ेंगे, अब अर्थ 0 डिग्री यहाँ पर देखेंगे हम, 23.5 डिग्री को यहाँ पर देखेंगे, 66 डिग्री को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर सदर्न जो 23.5 डिग्री यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर अगेन हम क्या देखेंगे, अंटार्कटिक सर्कल को देखेंगे 66 डिग्री पे। अब सन यहाँ पर है, सन को अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री का सन का एंगल बन रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। यानी कि जैसे ही हमारी जो अर्थ होती है वो क्योंकि टिल्टेड है, तो यहाँ पर गर्मी के समय में गर्मी जो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा होगी, राइट। आर्टिक जो सर्कल है वहाँ पर हम देखेंगे सन जो है वो पूरे 12 घंटे के लिए रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे सर्दियों में 6-6 महीने तक यहाँ पर सन दिखाई ही नहीं देता है, वो कंडीशन दिखाई नहीं देगी। इक्वेटर के ऊपर अब क्योंकि यहाँ पर सन है और सन की रेस डायरेक्टली यहाँ आ रही है, तो इक्वेटर पे गर्मी होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो इक्वेटर पे है, और जो नीचे वाला पूरा भाग बच गया टेम्परेट जोन से लेकर फ्रीज्ड जोन तक का अर्थ का, वहाँ पे हमें एक्सट्रीम सर्दी देखने को मिलेगी। तो क्या ये कारण नहीं बन रहा है, अगर अर्थ हमारी ऐसी ही होती और सन यहाँ पर होता तो क्या होता कि नॉर्मली जो ये ट्रॉपिकल एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता और जो यहाँ पर टेम्परेचर वो थोड़ा सा कम रहता। लेकिन क्योंकि ये टिल्ट है और क्योंकि ये सन के साथ में थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन में आ जाती है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर क्या हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। बात करें मिलानकोविच साइकिल की, जो कि क्योंकि रेफरेंस में ही पूछा गया था तो इसको समझते हैं। मिलानकोविच साइकिल के अंदर जो शेप होती है हमारी अर्थ के ऑर्बिट की, जो कि उसकी ऑब्वियसली एसेंट्रिसिटी है, वो क्या करती है, एंगल बनाती है अर्थ के एक्सिस के ऊपर। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, तो वो हमारा जो ऑर्बिटेबल प्लान होता है उसके ऊपर भी हम देख पाते हैं। अब हमारी अर्थ कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, फिर ये ऐसे करते करते घूम भी रही है, अपने आप पे भी घूमती जा रही है, सन के अराउंड भी घूमती जा रही है, अपने आप पे भी घूम रही है, फिर सन के अराउंड भी घूम रही है। इस तरीके से घूमते घूमते क्या करती है, अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही कंप्लीट करती है। तो जो ये स्पिन होता है उसी को क्या बोला जाता है, साइकिल बोला जाता है, मिलानकोविच। अब ये साइकिल के अफेक्ट क्या होते हैं, देखिए इसके अफेक्ट क्या, इसके प्रभाव क्या होते हैं, कितनी सनलाइट अर्थ के ऊपर आएगी तो कितनी एनर्जी जो होगी वो अर्थ ऑब्जर्व करेगा सन से। इसके अलावा ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देती है हमें लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी, जो कि अर्थ के क्लाइमेट में हो रहे हैं उनको समझने के लिए। जैसे कि बिगिनिंग ऑफ आइसिस, आइस जब एज आई है अभी तक 3 बार आ चुकी है, तो वो स्टार्टिंग में क्यों आई, फिर अर्थ की हिस्ट्री के अंदर उनका एंड कैसे हुआ, तो ये सारे के सारी चीज़ों के जो जवाब है वो हमें मिलानकोविच साइकिल के थ्रू मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के अंदर में जो वेरिएशन आती है क्लाइमेट के अंदर, जो चेंज आता है उस पर प्रभाव डालता है। हालांकि अभी जो क्लाइमेट चेंज लग रहा है वो मिलानकोविच साइकिल की वजह से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये हो रहा है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से। अब एक बहुत ही अच्छी बात है, देखिए हम देखते हैं मार्स जो है वो एक्चुअली के अंदर में क्या है, अर्थ से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, राइट। थोड़ा देखते हैं सन जो है वो इतना ज़्यादा मार्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, अर्थ से पीछे है वो जितना अर्थ पे आता होगा, लेकिन स्टिल मार्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, और जो टेरिस्टोरियल हम देखते हैं रेडिएशन वापस जाती हैं, और जब वो बाहर नहीं जा पाती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से, तो वहाँ पर गर्मी हमें ज़्यादा दिखाई देती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पर तो मैक्सिमम 50 से 55 डिग्री तक देख पा रहे हैं, वहाँ पे हम ये जो है 100s के पार भी चला जाता है। तो ये इन सारी बातों से आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या क्या चीज़ें हमें ज्योग्राफी के
पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है प्लेनेटरी विंड्स के बारे में। अब ये परसों ही मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था चैप्टर नंबर 10 कि आपको एटमॉस्फेयर को पढ़ना है, उसके बाद एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी पूरा सर्कुलेशन होता है फिजिकल ज्योग्राफी से वो पढ़ना है। तो आई होप इसका आंसर आप आराम से दे पाएंगे। क्वेश्चन अगेन पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहले कहते हैं कि वेस्टर्नली विंड जो होती हैं वो ज़्यादा रेगुलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेनेटरी विंड्स के। दूसरा कहता है ट्रेड विंड्स आर मोस्ट वेरिएबली प्लेनेटरी विंड्स। तो ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो एक्चुअली में मोस्ट वेरिएबल है। एनसीईआरटी से ही उठाया गया सवाल है, बिल्कुल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट। तो आई होप आप लोग जो है इसका समय से ठीक जवाब दे पाएंगे। फिलहाल अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ तो मॉडरेट क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत में हो जाते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक कंसेप्ट के बारे में जो कि क्या है, लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन क्या करता है ना कि जो कोरोलिसिस फोर्स होती है, कोरोलिसिस फोर्स क्या होती है, हम देखते हैं हमारी जो अर्थ यहाँ पर अपने आप में रोटेट करती रहती है तो उसके अंदर से एक फोर्स निकलती है जिसको कोरोलिसिस फोर्स बोला जाता है। अब ये जो फोर्स होती है ये इक्वेटर पे नहीं होती है, बिल्कुल एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट होती है इक्वेटर के ऊपर? क्योंकि हम देखेंगे इक्वेटर जो है वो एक्चुअली में थोड़ा सा बल्जी पार्ट है। बल्जी का क्या मतलब है कि एक बॉल है, ऊपर से वो थोड़ी सी हम देखेंगे पतली है यहाँ पर, लेकिन इक्वेटर से थोड़ी बाहरी है, बाहर की तरफ निकली हुई है। तो उस बल्ज की वजह से यहाँ पर जो अगर रोटेट कर भी रही है कोई चीज़ और उसका फोर्स निकल भी रहा है, तो क्योंकि ये ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये ज़्यादा डेंस हमें दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट उसका कम होगा, वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। तो यही होता है। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम जाते जाएंगे वैसे वैसे जो कोरोलिसिस फोर्स है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा प्रोग्रेसिवली ऑर्डर के अंदर। इन्हीं कारणों से जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर में, वो इक्वेटरल लो बिकम जो लो होता है उसके अंदर जाते जाते क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हाई प्रेशर बेल्ट है, लेकिन जैसे ही वो इक्वेटर की तरफ जाएगी वहाँ पर लो बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फोर्स कम है तो वो क्या हो रहा है, प्रेशर भी वहाँ पर कम हो पा रहा है। अब जैसे ही वो ट्रेड विंड्स में से कन्वर्ट होगी और फिर सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का वो वहाँ पर जाकर रूप ले लेगी। तो ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये मोस्ट रेगुलर होती हैं ऑफ ऑल प्लेनेटरी विंड्स के। तो ट्रेड विंड्स जो होती हैं क्या ये वेरिएबल है? वेरिएबल कैसे होंगी? वेरिएबल का मतलब होता है अलग होना, यानी कभी ये कम आ रही है, कभी बहुत ज़्यादा आ रही है, कभी डिफरेंट यूनिक है। लेकिन एक्चुअली के अंदर में जो है ट्रेड विंड्स है, क्योंकि हाई प्रेशर से आती है और फिर वहाँ पर इक्वेटर में इनको कम प्रेशर मिलता है, उसके बाद ये अपना आप को नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बना लेती हैं। उसके बाद में जैसे ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटर करती है वैसे ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बन जाती है। तो ये मोस्ट रेगुलर है और रेगुलर होने के कारण भी इसका यही है कि कोरोलिसिस फोर्स की वहाँ पर एब्सेंस। अब देखिए करती क्या है, ये एक्चुअली के अंदर में बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ में ब्लो करती है, चलती है, कांस्टेंट डायरेक्शन के अंदर चलती रहती है। इसी वजह से ये जो अर्ली ट्रेडर्स होते हैं जो पहले ट्रेड करने के लिए जाते थे वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती थी। यही कारण था क्योंकि ये लगातार आती थी और क्योंकि अर्ली जो ट्रेडर्स थे, यहाँ पर 16वीं 17वीं सदी की मैं बात कर रही हूँ, और उन लोगों को क्या होता था कि पता होता था कि इस समय पे ये हवाएं जो हैं इस तरीके से आएंगी, वो उनके सेलिंग को आसान बना देती है। शिप के ऊपर जा रहे हैं, अब शिप पे जब हवा एक प्रेशर डाल रही है तो वो अपने आप अच्छे से चलेगा हाई सीज के ऊपर में। और यही कारण है कि इनका जो नाम भी रखा गया तो वो क्या रखा गया, ट्रेड विंड्स रखा गया। तो पहली स्टेटमेंट में वेस्टर्ली विंड्स की जगह क्या होना चाहिए था, ट्रेड विंड्स यहाँ पर आना चाहिए था। दूसरा, अब हम समझते हैं दूसरी स्टेटमेंट जो है वो कैसे गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट पहली तो वैसे ही गलत है, ये कहते हैं फिर वेरिएबल है, तो इसको समझने में ही हमें समझ में आ जाता है कि वेरिएबल ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रेगुलर आना चाहिए था। तो इसी वजह से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डी आंसर के साथ में ख़त्म होता है। दूसरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। पूछ रहा है अगेन करेक्ट आपको बताना है। कहता है विद रेफरेंस टू थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थी और उसकी जो थ्योरी थी उसमें से ऐसी कौन सी फोर्सेस है जो यहाँ पर ड्रिफ्टेड ऑफ कॉन्टिनेंट्स के लिए जिम्मेवार हैं। तो पहले कहते हैं टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होती है, जो आपकी सन की वजह से, अर्थ की पोजीशन की वजह से और मोस्टली मून की वजह से जो फोर्स यहाँ पर लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हाई टाइड्स हमें दिखाई देते हैं ओशंस के अंदर में, खास करके मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में। तो क्या वो फोर्स इसके लिए जिम्मेवार थी। दूसरा हम देखते हैं पोल फ्लेइंग फोर्स।
एंड द नंबर 6 इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो है ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका आंसर जल्दी से दे देना चाहिए। आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर जो होगा वो होगा इसमें ऑप्शन बी। कैसे होगा चलिए समझते हैं। ऑप्शन बी यानी कि 1 and 2 ओनली, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसका भाग नहीं होती है। क्यों? देखिए सबसे पहले तो ड्रिफ्टिंग थ्योरी जो है वैगनर की तरफ से उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि जो मूवमेंट हुई है ड्रिफ्टिंग एक्चुअली में कॉन्टिनेंट्स की, वो की गई थी पोल फ्लिंग फोर्स के द्वारा और उसके द्वारा टाइडल फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये दो ही कारण उन्होंने अपनी तरफ से बताए थे कि मूवमेंट तो हुई है। पहले हमारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे, एक ही भाग थे, लेकिन आज हमें अलग अलग 7 जो महाद्वीप है वो दिखाई देते हैं, अलग अलग जो डायरेक्शंस है वहाँ पर दिखाई देते हैं। इवन जो हमारे 2 महाद्वीप हैं जो कि हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उनको तो हम उसको तो ढूंढ भी नहीं पाए थे बहुत ज़्यादा समय तक। तो कोलंबस आते हैं तो इंडिया ढूंढने चलते हैं तो उनको नॉर्थ अमेरिका दिखाई देता है। सो इतने ये दूर हो गए थे। तो ये क्यों होते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो जो पोलर फ्लिंग फोर्स होती है वो होती है रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड। जैसे जैसे अर्थ जब खुद के ही एक्सिस पे घूमती है। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन का अच्छे से फ़र्क समझ लीजिए। रोटेशन का मतलब होता है जब आप अपने ही जगह पर खड़े हो और यहीं पे घूमे जा रहे हो, ठीक है, ये होती है रोटेशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज़ है आप उसके चारों तरफ घूमे जा रहे हो, ऐसे ये ऑर्बिट बना बना कर, ठीक है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन कब साथ में होगी? जब आप अपने जगह पर भी घूमते जा रहे हो और साथ ही में आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरी जो प्लानिटरी थिंग है उसके यहाँ पर साइड में भी ऐसे घूमते जा रहे हो, ऑर्बिट करते जा रहे हो। तो जो यहाँ पर पोलर फ्लिंग फोर्स होती है वो रोटेशन से होती है। इनफैक्ट जो अर्थ को हम देख पा रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थ के इक्वेटर के ऊपर एक बल्ज है। तो ये जो बल्ज होता है ये भी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ही होता है। दूसरी जो फोर्स है वो कहती है, खासकर जो वैगनर की हम बात कर रहे हैं तो वैगनर दूसरी फोर्स में यहाँ पर बात करते हैं टाइडल फोर्स की। तो ये जो टाइडल फोर्स है इसमें क्या होता है कि मून एंड सन जो डेवलप टाइड करते हैं ओशनिक वाटर के अंदर में, उसके कारण से भी यहाँ पर करंट वगैरह ज़्यादा बढ़ा होगा ओशन के अंदर, और जिसकी वजह से जो लैंड मास है वो थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हुआ होगा। जब इनमें थोड़ा थोड़ा सा दूर होने लगा होगा तो ओशंस की टाइड्स की वजह से, करंट्स की वजह से पानी के अंदर में ये और ज़्यादा दूर एक दूसरे से हो गए होंगे। तो वैगनर ये मानते थे कि जो ये फोर्सेस हैं वो इफ़ेक्टिव हुई है लगभग मिलियन ईयर्स के टाइम के दौरान में। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, एकदम से बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये सारी चीज़ें, नहीं, बहुत धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगेन पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं अर्थ जो है वो अपने एक्सेस के ऊपर जब रोटेट करती है तो वो करती है ईस्ट से वेस्ट में, और इसी के कारण सीजन एंड द ईयर ये हमें दिखाई देते हैं कि सीजन भी इसी वजह से आते हैं और ईयर्स भी इसी वजह से आता है। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट स्पिन्स ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट। देखिए ये भी आसान सवाल हम बोल सकते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए इसमें देखेंगे। अब देखिए इसका जो आंसर होगा, करेक्ट पूछा गया है, अगेन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा ऑप्शन डी? चलिए आराम से समझते हैं। पहली बात तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों को रोटेशन और रिवोल्यूशन का फ़र्क समझाया। जब अर्थ अपने ही स्पेस में यहाँ पर 2 तरीके से घूमती है, एक रोटेट करती है अपने एक्सेस के ऊपर, और रोटेट भी कैसे करती है, ईस्ट से वेस्ट नहीं करती है। ईस्ट से वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? आप अपनी एक क्लॉक बनाइए, उसमें यहाँ पर हम देखेंगे 12 होगा, यहाँ पर हम देखेंगे 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, राइट। ऐसे ही हमारी क्लॉक्स होती हैं। तो हमारी जो क्लॉक होती है वो ईस्ट से यहाँ पर वेस्ट की तरफ जाती है, राइट, क्योंकि पहले 12 है, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे। लेकिन इन रियलिटी हमारी जो अर्थ घूमती है वो घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? यानी कि आपकी जो क्लॉक जिस तरीके से चलती है उससे वो अपोजिट चल रही है, यानी कि 12 से 11 बजेंगे, इधर की तरफ आएगी, इधर से आएगी, ऐसे घूमेगी। तो ये क्या होना चाहिए था? वेस्ट से ईस्ट यहाँ पर होना चाहिए था। तो अपने ही एक्सेस पे जब ये घूम रही है तो पहली स्टेटमेंट का तो ये पहला भाग ही खत्म हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि डे और नाइट आता है। सीजन कैसे आ सकता है? अपने एक्सेस के ऊपर हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे के अंदर अपना एक जो राउंड है उसको पूरा कर लेती है।
अब 24 घंटे के अंदर आप कैसे कह सकते हो कि हमारी 3 महीने की गर्मी आ गई, यानी कि 92 डेज़ की जो समर होती है नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर वो आ चुकी है, या फिर हमारी जो 89 डेज़ की सर्दी होती है वो आ चुकी है। तो ये नहीं बोल सकते ना, तो सीज़न और ईयर भी नहीं आता है, यहाँ पर आता है डे एंड नाइट। स्टेटमेंट 1 इसी वजह से गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि व्हेन द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन इट्स स्पिन ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाया ही कि सर्कुलर में नहीं होता है। कौन सा हमने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था यहाँ पर, तो सर्कुलर ना होते हुए, क्योंकि अर्थ जब अराउंड करती है यहाँ पर ऑर्बिट के अंदर में, जिसकी वजह से सीजन और साल निकल कर आता है, वो एक्चुअली में एलिप्टिकल ऑर्बिट की स्पीड में यहाँ पर घूमती है। यानी कि जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर ना होकर थोड़ा सा कैसा होगा, इस प्रकार का होगा। इसमें हमें ये भी समझ में आता है कि एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे हमारी अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होती है, फिर एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे हमारी अर्थ सबसे ज़्यादा नज़दीक भी होती है। हैंस स्टेटमेंट 2 जो है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे अगेन जो करेक्ट है, करेक्ट आंसर पूछ रहा है। कहता है विद रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न एस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सी नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए जो स्टेटमेंट है इस तरीके से डाला गया है, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है कि द अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या वो खुद में भी और जो सन के अराउंड भी यहाँ पर रोटेट करती है, तो क्या वो एंटी क्लॉकवाइज जो है उस तरीके से यहाँ पर करती है। दूसरा हम देखेंगे कि द प्लैनेट्स Venus and Uranus revolved around the sun in a clockwise direction unlike the other planets। तो जल्दी से आप लोगों को जो इसका आंसर है वो बता देना। कल मैंने ज्योग्राफी के नोट्स जो थे वो आप लोगों को इसके साथ में ही शेयर किए थे, जहाँ से भी मैंने इन दोनों ही चीज़ों को उसमें डिस्कस किया था। तो वहाँ से भी अगर आपने पढ़ा होता तो आप लोग वहाँ से भी आराम से समझ पाते कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है। चलिए, तो देखिए स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं जो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमते हैं, यानी कि अलग तरीके से ये करते हैं। स्टेटमेंट 1 अभी हमने समझा था कि सन के साथ में रोटेट भी और रिवॉल्व भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फिर से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है और हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। आपको करेक्ट यहाँ पर मैच जो है वो बताना है। अब ये थ्योरीज वगैरह के सवाल जो होते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर कि 3-4 आपको जो लो एसोसिएटेड है उनको दे देंगे, फिर साइंटिस्ट का नाम दे देंगे। तो मेंस में भी, क्योंकि आंसर राइटिंग में ऑब्वियसली आपको इनके नाम याद रखने ही है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको प्रॉब्लम्स के लिए भी यहाँ पर जो नाम है वो आप लोगों को करवा दूँ। तो फिलहाल आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। पहली कहती है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है वो दी है एडविन हबल ने, तो ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि वैगनार ने दी थी। इसके अलावा जो 2 हैं इसमें से आप मुझे बता दीजिए। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की जो थ्योरी है वो दी गई थी साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनार के द्वारा। थर्ड यहाँ पर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि दिया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनमें से ठीक यहाँ पर हो जाती है। आंसर हम देखेंगे ऑप्शन बी क्यों हो जाती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखिए एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो किसी मटेरियल से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, जैसे कि लाइट्स आप देख सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो उसमें वो क्या कर लेती है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। इसी इफेक्ट की वजह से जो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक मेटल प्लेट में से जहाँ पर लाइट गिरती है, थोड़ा और आसान तरीके से समझाऊँ तो देखिए, अगर मैं आपको एक ब्रॉडर डेफिनेशन दूँ तो समझ के देखिए कि जो भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी, कल मैंने आप लोगों को न्यूज़पेपर जब पढ़ाया था उसमें भी समझाया था, इवन आज सुबह भी जब हम न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ेंगे 5 बजे ऑलरेडी जो है न्यूज़पेपर आ चुका था, तो उसके अंदर भी हमने देखा था यहाँ पर कि कैसे जो इंफ्रारेड वेव्स होती है वो कैसे काम करती है, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है वो कैसे काम करती है, एक्सरे गामास। तो ये जो भी चीज़ें होती है ना, बेसिकली वो क्या निकालती है, एनर्जी निकालती है। एनर्जी को आप यहाँ पर हीट की फॉर्म में भी देख सकते हैं।
हर चीज़ क्योंकि अपने हिसाब से रेडिएंट करती है एनर्जी को, चाहे वो मटेरियल लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। अब जो ये रिलीज पार्टिकल होते हैं एनर्जी के, ये क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। आयंस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आइटम्स। तो एटम्स जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी यहाँ पर हो सकते हैं। यही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से जब बाहर निकालते तो उसको जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपने अंदर क्या कर लेती है, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है। बेसिकली ये इनका पूरा का पूरा कहना था। तो फिनोमिना जो है वो फंडामेंटली सिग्निफिकेंट हो गया है हमारी डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे कि नेचर ऑफ लाइट पार्टिकल्स होता क्या है या वेव लाइक जो बिहेवियर है, वो सबसे पहले 1905 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी से यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बताते हैं। पेयर टू गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स का वो हमें दिखाता है कि कैसे दो जो चीज़ें हैं, ग्रेविटेशनल अनबाउंड पार्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो एडविन हबल का जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स ऑफ थ्योरी, उसको तो हम जानते ही हैं। तो ये क्या हो गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया गया है एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स दिया गया है यहाँ पर एडविन हबल के द्वारा। तो आप इनको इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन आपसे करेक्ट आंसर जो है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ऑफ मून विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी और हाइपोथेसिस एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मून, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी और कौन सी ऐसी हाइपोथेसिस है जो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन ऑफ मून है या फॉर्मेशन ऑफ मून है उसको बताता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एज पर जॉर्ज डार्विन द मून फॉर्म्ड व्हेन ए डम्ब बेल शेप्ड बॉडी इवेंचुअली ब्रोक द अर्थ एंड द मून, यानी कि मून जब बनता है जब एक डम्ब बेल शेप की बॉडी आती है, वो एक्चुअली के अंदर अर्थ से टकराती है और उसके बाद में उसका कोई जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और वही क्या करता है, अर्थ एंड मून को बनाता है। दूसरी थ्योरी कहती है जो कि है बिग स्प्लैट थ्योरी, एक मटेरियल था जो मून की तरीके से जब सेपरेट हुआ था अर्थ के अंदर से, और वो मटेरियल क्या बन गया, धीरे धीरे अराउंड घूम के, ऑर्बिट में घूम के अर्थ में, क्योंकि ग्रेविटी उसको दूर भी नहीं जाने दे रही थी, वो घूम घूम के अपनी शेप ले लेता है, मून जैसी उसकी शेप हो जाती है, कंडेंस कर जाता है। और ये जो मटेरियल यहाँ से टूटा था वो एक्चुअली में जो पैसिफिक ओशन का हम डिप्रेशन देख पाते हैं, जिसकी वजह से पैसिफिक के अंदर अब इतना सारा पानी भी है, वो वहाँ का हिस्सा था। As per accretion hypothesis, the Earth and Moon formed together as a double system originating from primordial accretion disk, यानी कि अभी कहते हैं, सॉरी, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। खैर हम देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे कि अर्थ और जो मून है वो टुगेदर एक साथ ही बने थे। देखिए ये बात करें प्रीमॉर्डियन एक्सरेशन डिस्क की, एक्सरेशन डिस्क का क्या मतलब है, निबुला का यहाँ पर बात की जा रही है। निबुला क्या होता है, एक गैस और जो डस्ट है उसके पार्टिकल्स हैं वो लगातार एक्सरेशन मोड के अंदर यानी कि घूमे जा रहे हैं, स्पिन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसके अंदर का मटेरियल है वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, और वो प्लैनेट्स भी बना रहा है, सन भी बना रहा है। तो कहते हैं कि अर्थ और जो मून थे वो एक ही साथ बने थे। अब इसमें से आपको जो इसका आंसर है वो मुझे बता देना है कि कौन कौन सी थ्योरीज ऐसी हैं जो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। अगर मैं बताऊं तो आंसर होगा 1 और 3। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो थ्योरी है एक्सरेशन हिपोथेसिस, देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी थ्योरी सच है या झूठ है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कौन सी थ्योरी क्या कहती है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ये नहीं बताना है कि थ्योरी इनमें से करेक्ट कौन सी आज के समय पे, नहीं, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी थ्योरी है और वो क्या कह रही है, उसमें जो बोला है उस थ्योरी ने क्या वो सच है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि दोनों थ्योरीज तो ठीक है, पहली भी दूसरी भी, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो बिग स्प्लिट थ्योरी के अंदर ये क्या गड़बड़ किए जा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसिफिक जो ओशन था वहाँ से वो निकली है, बल्कि ये कहते हैं कि एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ था। इन एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक बॉडी ऑफ साइज जो था वो यहाँ पर 1 से 3 तिहाई उसका मास था और साइज था, मार्स के लगभग वो था, वो अर्थ से यहाँ पर आकर क्या हो गया, टकरा गया। उसके बाद में ही यहाँ पर मून जो है वो बनता है और अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट्स बन जाता है, अब जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगेन आपको इसमें से करेक्ट जो आंसर है वो बताना है। इसमें से विद रेफरेंस टू द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स रोटेट स्लोवर देन जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन और टेरेस्टेरियल मैंने आप लोगों को समझाया ही था कि टेरेस्टेरियल जो होते हैं इनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जोवियन यानी कि गैशियस प्लैनेट्स होते हैं, और क्योंकि गैसियस है तो इनका थिक एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिक है, गैस से भरा हुआ है। और ये जो है ये आप मुझे बताइएगा कि स्लो या फास्ट जो है कैसे रोटेट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है द सोलर विंड हैज़ रिमूव्ड मोर अमाउंट ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स देन जोवियन प्लैनेट्स। तीसरी स्टेटमेंट कहती है द टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स आर हायर ग्रेविटी एज कम्पेयर टू जोवियन प्लैनेट्स। तो जल्दी से, बहुत ही मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये टफ सवाल है, मीडियम मॉडरेट सवाल जो है वो है। तो आपको इसका जो आंसर है वो मुझे बता देना। करेक्ट आंसर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑलरेडी हम थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर डिस्कशन कर ही चुके थे। तो स्टेटमेंट ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है। जोवियन प्लैनेट है, हल्का है, गैसेस ज़्यादा है, सरफेस नहीं है इतना ज़्यादा जो सॉलिड होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर मास के अंदर में, आप वेट के अंदर में अगर उसको देख पाएंगे तो वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी रोटेट करेगी, राइट। तो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स जैसे कि यहाँ पर मरकरी भी आ जाता है, विनस भी आ जाता है, इसमें अर्थ भी आ जाता है, मार्स भी आ जाता है, चारों के चारों क्या करते हैं, थोड़ा स्लो घूमते हैं। दूसरी चीज़, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मान लीजिए सन है। अब अगर मैं प्लैनेट्स को बताऊँ तो सबसे पहले क्या होगा, मरकरी होगी, उसके बाद हम देखेंगे वीनस को, उसके बाद देखेंगे अर्थ को, उसके बाद देखेंगे मार्स को। अब जो बीच का हिस्सा आएगा ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा बीच का पार्ट होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। यहाँ पर क्या होती है, एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब जोवियन प्लैनेट्स को देखते हैं। सबसे पहले जुपिटर को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सैटर्न को देखेंगे, देन यूरेनियस और लास्ट में नेपच्यून। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कोमेट्स का एरिया आ जाएगा और उसके बाद हेलियोपोज आ जाता है। तो अब क्योंकि सन से जो रेज बाहर निकल भी रही है, मान लीजिए सन से यहाँ पर क्या निकल रही है, रेस बाहर निकल रही है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर डालेंगे, इन 4 प्लैनेट्स पे ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कम इफेक्ट होगा क्योंकि पहुँच ही कम पा रही है वहाँ तक जाते जाते, और उसके बाद यहाँ पर आकर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद तो सन का कोई भी इफेक्ट इससे आगे रहता ही नहीं है। इसी वजह से कॉमेट क्या होते हैं, बिल्कुल फ्रोजन होते हैं। फ्रोजन, जैसे ही कॉमेट कोई सन के पास आता है वैसे ही वो क्या करने लगता है, जलने लगता है और उसकी टेल हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यही एक रीज़न है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हायर ग्रेविटी वाली बात यहाँ पर आ रही है। अब हायर ग्रेविटी वाली बात में क्यों ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं ना, उनका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो एक्चुअली के अंदर में टेरेस्टेरियल प्लैनेट से थोड़ा सा ग्रेटर होता है। कह रहे हैं कि जो टेरेस्टेरियल प्लैनेट है, ये जो चारों, इनकी ग्रेविटी ज़्यादा है, जबकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है वो भी स्लो हो जाती है सन के अराउंड में, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी जो है वो फील्ड इनको क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है या रोक रही है। तो क्योंकि इनके अंदर इनका जो, अब आप देखेंगे इनका साइज़ भी जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे अर्थ इतनी सी है तो जुपिटर कितना है, इतना है, तो ये साइज़ भी बड़ा है, तो इसमें साइज़ बड़ा है तो इसका मास भी बड़ा होगा। हालांकि बेशक इसके अंदर जो वेट है वो कम हो, अगर आप ग्रेविटी के फोर्स इस पे लगा के देखेंगे तो, लेकिन इसका मास तो बड़ा होगा। तो इसी वजह से जो इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो भी बड़ी होती है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ ही बड़ा है तो इसी वजह से ये बड़ी इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है विच ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पेयर्स लिस्टेड बिलो आर पैरेलल टू अर्थ अदर। इनमें से कौन सा जो है, जो आपको पैरेलल दिखाई देते हैं, उनकी करेक्ट बतानी है। तो आसान सा सवाल है। आंसर इसमें पहली स्टेटमेंट देती है कि आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल क्या एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरा है इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थर्ड है 0 लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं जो हमारा टाइम हम जिनसे निकालते हैं, और लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड से हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस को हम लोग कवर करते हैं। तो खैर टाइम को ज़्यादा समझने के लिए ही हमने अर्थ को क्या किया गया है, ऐसे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे बांट दिया है, फिर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड, जिसको 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, उसको हम यहाँ पर मापते हैं। उसके बाद सेकेंड, यहाँ पर दूसरा, लैटिट्यूड तीसरा, ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, टाइम को बांटते हैं। आंसर जो होगा इसका होगा
यहाँ पर ऑप्शन बी क्यों हो जाता है, चलिए समझते हैं। देखिए एक तो आर्टिक सर्कल जो है वो सिचुएटेड है यहाँ पर 66 डिग्री 66 डिग्री के ऊपर है 30 मिनट, नॉर्थ लेटीट्यूड में हम उसको देखते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली 66 डिग्री 30 मिनट के ऊपर साउथ लेटीट्यूड में हमको अंटार्कटिक सर्कल दिखाई देता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक होगी, पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। फिर हम दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं जो कि कह रहा है 23 डिग्री। देखिए इक्वेटर जो है, इक्वेटर कहाँ पे है, 0 डिग्री के ऊपर है। और जब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो वो कहाँ है, सदर्न के अंदर नीचे 23.5 डिग्री पे है। तो 23.5 डिग्री के ऊपर भी है, लेकिन अब इनमें ये पैरेलल कैसे हो जाते हैं, क्योंकि सन जो है वो एक्चुअली में डायरेक्टली पासिस करता है यहाँ पर नून के समय में। तो ये ठीक है कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आता, तो वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री ईस्ट। ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लेटीट्यूड पैरेलल्स होते हैं ना वो एक्चुअली के अंदर में सर्कल्स बनाते हैं। अब जैसे ये कैसे लेटीट्यूड जो होगा वो ऐसे सर्कल बनाएगा, राइट, और जो आपका लॉन्गिट्यूड होगा वो ऐसे बनाएगा। तो लेटीट्यूड की वजह से, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो यहाँ पर जो सर्कल्स फॉर्म करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लेटीट्यूड जा रहा है डिस्टेंस की तरह ऐसे, लॉन्गिट्यूड का ये इसका एक भाग है और इसका पैरेलल इसी के पीछे से हमें दिखाई देता है। तो इसी वजह से जो कोई दूसरी यहाँ पर मेरिडियन होगी वो वहाँ पर वो बना ही नहीं सकती है, सर्कल ही नहीं बना सकती है। अब प्राइम मेरिडियन का अगर हमको निकालना है कि इसके पीछे का भाग क्या होगा, इसका पैरेलल क्या होगा, तो पैरेलल इसका क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये प्राइम मेरिडियन के पीछे वाली ही दिखाई दे रही है। तो 180 तो हमें ईस्ट के अंदर नहीं यहाँ पर इसकी पैरेलल दिखेगी। तो इसी वजह से स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। आसान सवाल था, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखने चाहिए, इसी वजह से ये जो सवाल है फिर आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे करेक्ट आंसर पूछ रहा है, कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज एक्यूरेट कंसर्निंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए अब ये भी काफ़ी आसान सा सवाल हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर भी ढंग से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें से भी आप ऐसे सवालों के जो जवाब हो वो दे सकते हैं। हम देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते क्या है, दे आर लो प्रेशर वेदर सिस्टम दैट फॉर्म्स ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी। Their entry into India is marked by a certain decrease in the existing night time temperature। तो क्या नाइट टाइम टेम्परेचर जो है वो घट जाता है इनसे, चलिए समझते हैं। आंसर जो है आप लोगों को इसका बताना है कि आंसर इसका क्या होगा। आंसर की बात करें तो आंसर इसका होगा ओनली ए। एक ही स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ ये मेडिटेरियन सी के ऊपर तो बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन होते हैं, वीक टेम्परेचर साइक्लोन भी इससे ऑरिजिनेट होते हैं, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है उसमें बनते हैं। अब ये ईस्ट वर्ड आते हैं, इसमें वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब से होते हुए ये क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट से इंडिया के वहाँ पर आ जाते हैं। और इन्हीं की वजह से दिल्ली के अंदर में हम देखते हैं कि मार्च के महीने के आसपास में क्या होती है, रेन होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है। इंडिया में देखें तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा एरिया है वो यहीं पे दिखाई देता है, उससे ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि सी से उठकर आ रही है तो ऑब्वियसली बात है उससे मॉइस्चर ये जो है लेकर आएंगे। इनका जो मॉइस्चर होता है वो बहुत सारा एक्चुअली में कैस्पियन सी के अंदर ऑलरेडी घट चुका होता है, क्योंकि कैस्पियन सी आपको पता है लेक है यहाँ पर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और इसी वजह से फ्रेश वाटर भी हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं पर्शियन गल्फ में आते आते फिर ये साउथ में जब आती है तो वहाँ पर भी इनका जो मॉइस्चर है वो ऑलरेडी कम हो चुका होता है। अब जब ये हिमालयाज़ की तरफ में पहुँचती है तो वहाँ पर ये उनका जो फ्लो है वाटर का उसको मेंटेन करने में समर के मंथ्स में काफ़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या करती है, बारिश करती है। अब इनसे क्या होता है, यूजुअली जो नाइट का टेम्परेचर है जैसे ये आने वाली होती है वो डिक्रीज़ ना होकर इंक्रीज़ होता है। आप लोगों ने कभी इस बात को नोटिस किया है कि जब आपके बड़े बूढ़े कोई बहुत ज़्यादा गर्मी देखते हैं तो वो कहते हैं कि बारिश होने वाली है, यानी कि वो टेम्परेचर को बिना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताए खुद ही भाप लेते हैं। तो ये वही होता है कि जब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली के अंदर प्रिवेल करना शुरू कर देता है, अपटिक होना शुरू हो जाता है, तब हम देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ह्यूमिडिटी से भरी हुई जो हवाएं वो आ चुकी हैं और अब वो क्या करेंगी, या तो थोड़ी बहुत साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस है उसको लेकर आएंगे या थोड़ी बहुत जो रेन है उसको लेकर आएंगे। तो इसी कारण से स्टेटमेंट 2 जो हो जाती है वो हो जाती है रॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बात किस चीज़ के बारे में कर रही है, बात यहाँ पर किया जा रहा है एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण होना। तो ये कहती है अ लूनर एक्लिप्स में हैपन ट्वाइस विद इन अ ईयर वेयर एज अ सोलर एक्लिप्स ऑकर वंस एनुअली। बताइएगा ये ठीक है या गलत है। अ सोलर एक्लिप्स कंसिस्टेंटली कंसाइड विद समर सोलिस्टिस इन द नदर्न हेमिस्फेयर। तो नदर्न जो हेमिस्फेयर है या उत्तरी जो गोलार्ध है उसके अंदर हम देखते हैं कि जब सोलर इक्लिप्स होता है वो एक्चुअली में समर सोलिस्टिक जो कब होता है यहाँ पर 21 जून को होता है। तो उसके साथ में यहाँ पर क्या करता है, लगातार कंसिस्टेंटली को इंसीड करता है कि जैसे ही 21 जून होगी हर साल उसी दिन पे क्या होगा, सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। क्या ये सच है, क्या ये गलत है, जल्दी से सोच कर समझ कर बता दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही 21 जून था, क्या ऐसा कुछ हुआ था। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो लूनर है वो इक्लिप्स होता है, यानी कि चंद्रमा ग्रहण जो होता है वो साल में 2 बार होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो केवल और के साल में 1 बार होता है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसका जो आंसर है वो दे पाएंगे। तो थोड़ा सा सोचिए और जल्दी से आंसर जो है वो बता दीजिए। इनकरेक्ट पूछा, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर गलत है। तो क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट है जो गलत हो जाती है। इसी वजह से ऑप्शन सी जो होगा वो इसका आंसर होगा। रीज़न फॉर दैट, अगेन 21 जून थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हर बार। तो हाइपरबोल हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत ही हाइपरबोल किया गया है, बहुत ही ज़्यादा अगर मैं आपको बोलूँ तो गलत स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बना दी गई है। और ये जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर वर्ड है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो हो जाती है गलत हो जाती है। देखिए, एक ग्रहण जो होता है सीज़न के अंदर में वो 1 से 2 पीरियड के अंदर ही होता है। लास्टली 35 दिन का उसको टाइम लगता है, या फिर 6 महीने के अंदर तक वो क्या करता है, बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब ये पैटर्न जो है वो हमें मून के अंदर तो दिखाई देते हैं, इसमें भी वेरिएशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो 2 फुल इक्लिप्स सीजन होते हैं वो मून में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी ये 3 भी हो जाते हैं, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं इक्लिप्स, अगर हम मून की ही बात करें तो 1 साल के अंदर में। जो लो इंक्लाइनेशन होता है मून के ऑर्बिट का, जब वो सन के और मून और अर्थ के बीच में आते हैं तभी हम क्या देखते हैं, इक्लिप्स होता है। यानी कि इधर सन है, इधर हम देखेंगे यहाँ पर अर्थ आ चुकी है, अब यहाँ पर क्या आ गया, मून आ गया। तो अब क्या होगा हमें, क्योंकि अर्थ की शेडो मून के ऊपर जा रही है तो मून दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे कंडीशंस में हम जो इक्लिप्स है वो देख पाते हैं। अभी मोस्ट कैलेंडर ईयर्स के अंदर हमने देखा है 2 लूनर इक्लिप्स जो है वो होते रहते हैं साल में। कुछ सालों में हमने देखा 3 भी हुआ और कुछ सालों में 1 भी नहीं हुआ। तो सोलर इक्लिप्स जो है वो क्या होता है, वो भी यहाँ पर 2 से लेके 5 बार 1 साल में हो सकता है। हालांकि 5 बार होना एक्सेप्शनली रेयर केस है, लेकिन 2 बार तो ज़रूर से ज़रूर हो ही जाता है। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन 2 टाइम्स जो है वो हम इसका एवरेज लेकर चल सकते हैं। लास्ट टाइम में जब यहाँ पर 5 बार सोलर इक्लिप्स हुआ था एक ही साल के अंदर, वो कब हुआ था, 1935 के अंदर हुआ था। और अब ये लगातार 5 बार होगा लगभग 2206 के अंदर। तो खैर हम में से कोई तो ज़िंदा नहीं होंगे उस समय तक इसको देखने के लिए, लेकिन इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि स्टेटमेंट 1 भी क्या होती है, गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कह रहा है पल्सेटिंग थ्योरी यहाँ पर है यूनिवर्स के बिहेवियर के रिगार्डिंग में, वो कौन सी ऐसे स्टेटमेंट है इसके जो इसके जो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स है उसको भी बता रही है और करेक्ट भी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कंटिन्यूस एक्सपेंशन, लगातार इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। कांस्टेंट कंट्रैक्शन, यानी कि लगातार वो अंदर की तरफ आकर जो है छोटा होता जा रहा है। तीसरा कह रहा है ऑल्टरनेटिव एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। देखिए कह रहा है कि एक बार क्या होता है, यूनिवर्स थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद फिर से कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। लास्ट कह रहा है इरेगुलर चेंज इन द साइज। तो इनमें से क्या कहता है कि साइज ऐसा नहीं है कि 1 इंच ही बढ़ेगा, कहीं से 2.5 इंच, कहीं से 1 इंच, कहीं से कुछ ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर पल्सेटिंग थ्योरी जो है उसको दिखाती है, दर्शाती है। तो हम देख पाएंगे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था।
अब ये पल्सेटिंग थ्योरी जो है वो प्रपोज करती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली में एक रिदमिक पैटर्न के साथ में एक्सपेंड भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, एक्सपेंड भी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो रिदम कैसे है? अब पल्सेटिंग की यहाँ पर बात हो रही है। पल्सेटिंग कहाँ से निकलता है? पल्सेस से निकलता है। हमारी पल्स कैसे काम करती है? हार्ट बीट के ऊपर हमारा हार्ट कैसे काम करता है? एक बार क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गैप देख पाते हैं, फिर दोबारा से एक धड़कन आती है, फिर गैप होता है, फिर धड़कन आती है। तो ये क्या हो रहा है, एक बार हमारा जो हार्ट है वो थोड़ा सा फूल जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है अपने साइज से, फिर एक बार क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। वैसे ही हम अपने जो हमारे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं बार बार इतने एक्स्ट्रा एग्जांपल इसी वजह से देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। फॉर एग्जांपल आप अपनी जो फेफड़े होते हैं उनको भी ज़रा यहाँ पर देखिए कि कैसे हमारे जो फेफड़े वो एक बार बहुत ही बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद कम हो जाते हैं जैसे ही हवा, और उन्हीं से हमारी जो पल्सेस है उनको हम देख पाते हैं। तो पल्सेस का जो यहाँ पर रेलिवेंस है उससे आप पल्सेटिंग थ्योरी को याद रख सकते हैं। अनलाइक द कंटिन्यूस एक्सपेंशन जो कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बोला गया है, ये यही है कि हमारा जो स्टीडी स्टेट थ्योरी है जिसके अंदर हमारी जो एक्सपेंड है वो लगातार हो रहा है यूनिवर्स का, बल्कि पल्सेटिंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो साइकिल्स में जा रहा है। एक बार एक्सपेंड हो रहा है, लार्जर हो रहा है, एक बार स्मॉलर हो रहा है। और ये जो साइकिल्स है ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं, कैसे स्ट्रेस करें, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स है उसका नेचर एक्चुअली में ऑसिलेटिंग है। मतलब कि क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एक्सपेंशन, उसके बाद में हमें दिखाई दे रहा है। सो इसी वजह से ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको बता दीजिए। और स्ट्राटोस्फेयर की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अब स्ट्राटोस्फेयर क्या है? स्ट्राटोस्फेयर हम देख पाते हैं कि हमारी अर्थ जो है उसके एटमॉस्फेयर का एक भाग है। सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर आता है। यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर होगा, उसके बाद स्ट्राटोस्फेयर होगा, उसके बाद हम मेसोस्फेयर को देख पाएंगे, उसके बाद हम एक्सोस्फेयर को देख पाएंगे, और लास्ट में हम आइनोस्फेयर को भी यहाँ पर देख पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 तरीके की ब्रांचेज है। चलिए समझते हैं स्ट्राटोस्फेयर के बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना। पहली स्टेटमेंट कहती है द स्ट्राटोस्फेयर इज नोटेबल फॉर हाउसिंग द ओजोन लेयर, यानी कि इसके अंदर ओजोन लेयर हमें पाई जाती है। दूसरी बात, जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं और जो वेदर बलून्स होते हैं वो भी इसी से नेविगेट करवाए जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसका जो प्राइमरी रोल होता है ओजोन लेयर का, जो कि अगर पाई जाती है स्ट्राटोस्फेयर के अंदर, तो उसका काम होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करना। आसान सवाल है, तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर ठीक होती है? हम देखते हैं तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि हमारी जो स्ट्राटोस्फेयर होती है वो एक ऐसी एटमॉस्फेयर लेक है जो कि यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में मिलती है। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर वो कहाँ से है, 0 से 8 किलोमीटर तक हम ट्रोपोस्फेयर को देख पाएंगे। फिर ट्रोपोपोज आता है, उसके बाद स्ट्राटोस्फेयर शुरू होता है, फिर स्ट्राटोपोज आता है, उसके बाद मेसोस्फेयर शुरू होता है। तो लगभग 8 से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में हम इसको देखते हैं। और इसी के अंदर स्ट्राटोस्फेयर के अंदर हमें ओजोन लेयर जो हमारी है वो दिखाई देती है। अब ये जो लेयर होती है इसके अंदर एक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल होता है। ओजोन मॉलिक्यूल होता है क्या, कुछ नहीं, O3। ऑक्सीजन के जब 3 मॉलिक्यूल या जो एटम्स होते हैं वो एक साथ में मिल जाते हैं तब वो ओजोन के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब ये क्या होता है, ये देखिए ओजोन जो होती है ना वो जब तक एटमॉस्फेयर में है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका प्राइमरी रोल, ये बिल्कुल ठीक है कि वो उसका प्राइमरी रोल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करना है, जो कि अगर धरती पे आ जाए तो ऑब्वियसली सन की हार्मफुल UVB एंड UVC रेडिएशंस है जो कि हमारे लिए भी खतरनाक है, और जो प्रोटेक्शन है आपका सरफेस के ऊपर प्लांट्स वगैरह उनके लिए भी खतरनाक है, एनिमल्स के लिए भी खतरनाक है, हम सब के लिए वो ख़राब होते हैं। उतना ज़्यादा हम टेम्परेचर बर्दाश्त कर भी नहीं पाएंगे। सो ये हमारे लिए तो ठीक है। लेकिन जब ये ओजोन, जब ये O3 क्या करते हैं, नीचे आ जाता है, टेरेस्ट्रियल लेवल पे आ जाता है, तब ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स यहाँ पर मिलते हैं तो ये बन जाता है एक पॉल्यूटेंट। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इसीलिए अगर मेंस में या क्वेश्चन एक और ऐसा बना दिया जाए कि ओजोन जो है वो तो हमारे लिए सेफ़ है, क्योंकि हमारे माइंड में ये एक बना हुआ है कि ओजोन जो है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं आपको यहाँ पर सचेत कर देती हूँ कि ओजोन जैसे ही टेरिटरी पे आती है, जैसे ही ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करके नीचे आती है, वैसे ही ये हमारे लिए खतरनाक होनी शुरू हो जाती है। एज अ पॉल्यूटेंट की तरह ये काम करना शुरू कर देती है।
आई होप आप अब आराम से जो ये क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। आसानी सवाल था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है वही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बतानी है। स्टेटमेंट बात करिए रॉक्स के लिए। रॉक्स में भी हम देखते हैं पहले, एज इग्नियस रॉक्स फॉर्म्स आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक और पेरे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है बताइएगा। व्हेन मोल्टन मटेरियल अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, जब जो मोल्टन मटेरियल होता है जो कि मैग्मा बन चुका होता है, जो उसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं यानी कि कूलिंग होती है कुछ गहराई के अंदर, तो वहाँ से फॉर्मेशन जो होती है वो स्मॉल एंड पॉलिश्ड मिनरल ग्रेन्स की होती है, यानी कि धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कूल हो रहा है, तो इसी वजह से छोटे छोटे यहाँ पर ग्रेन्स जो बनेंगे मिनरल्स के वो बन जाते हैं। तीसरा, अगर रैपिड कूलिंग होती है और जो कि सरफेस पे होती है तो वो क्या करती है, एक्सेप्शनली लार्ज ग्रेन्स यानी कि जो रॉक के जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़ों को यहाँ पर जो है वो बनाती है। तो इनमें से आपको आंसर बताना है। आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया ना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि इनकरेक्ट तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही है। क्यों हो जाती है, मैंने आप लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ओनली 2 की जगह यहाँ पर ऑप्शन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखिए ये उल्टी है। रैपिड कूलिंग की वजह से हम देखते हैं स्मॉल एंड पॉलिश्ड मिनरल ग्रेन्स बनते हैं। जब धीरे धीरे कूलिंग हो रही है तो उसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सेप्शनली लार्ज ग्रेन्स है, क्योंकि वो आराम आराम से हो रहा है ना, वो एक हिस्सा है जो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल वैसे ही साथ में होके हो रहा है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी गलती हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्लो कूलिंग का सिग्निफिकेंट डेप्थ के अंदर रिजल्ट होता है वेरी लार्ज मिनरल ग्रेन्स। कन्वर्जली रैपिड जो कूलिंग होती है सरफेस में वो डेवलपमेंट करती है स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स का, तो इसी वजह से जो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 है वो क्या कर देते हैं, गलत हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूछ रहा है। अब क्योंकि आप लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा है, रॉक सर्कल पढ़ा है, तो यहाँ से आप आराम से जो इसका आंसर है वो दे पाएंगे। तो आंसर जो होगा वो आपसे पूछ रहा है कि ऊपर में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जो नहीं है। आंसर इसमें से क्या होगा, कोल क्या यहाँ पर सेडिमेंट्री है या नहीं है बताइएगा। स्लेट सेडिमेंट्री है, चॉक सेडिमेंट्री है, ग्रेनाइट सेडिमेंट्री है या नहीं है। आराम से इसका आंसर आप बता सकते हैं। ग्रेनाइट जो होता है वो बहुत ही फेमसली इग्नियस रॉक होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो एक ऑप्शन तो हमारा चला गया। चॉक जो होता है वो हमें पता है यहाँ पर कि सेडिमेंट्री है। स्लेट जो होती है वो सेडिमेंट्री नहीं होती है क्योंकि ये मेटामॉर्फिक होती है, तो इसी वजह से ये भी गलत हो जाता है। और लास्ट वन कोल, ये आपको लगेगा कि ये इग्नियस है क्योंकि नीचे से बनता है कोयला जो होता है, लेकिन एक्चुअली में ये सेडिमेंट्री ही होता है। क्यों होता है सेडिमेंट्री, क्योंकि ये बहुत सारे जो फ्रेगमेंट होते हैं बोन्स के, एनिमल्स के, फोसिल्स के, उन सब से मिलकर बनता है, और सेडिमेंट्री की डेफिनेशन यही होती है। तो इसी वजह से ऑप्शन क्या होगा, ओनली 2। कौन कौन से 2, कोल एंड जो चॉक है वो यहाँ पर सेडिमेंट्री बनते हैं। फिलहाल यहीं पे हमारी जो वीडियो है ख़त्म हो रही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी मिले होंगे, और नहीं भी मिले हैं तो अच्छा बात है ये है कि आपको पता होगा कि आपके वीक जो जोन्स है वो कौन कौन से, आपको कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा अच्छे से उनको रिवाइज़ करना है, पढ़ना है। अपनी वीकनेस आप लोगों को पता चल रही है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम यहीं पे फेल होते जाएं, ना कि असली जो प्रीलिम्स होगा वहाँ पे। तो मेहनत इतनी कीजिए कि आप जो है प्रीलिम्स के अंदर उस दिन टेस्ट देने ना जाएं, बल्कि आप अपना रिजल्ट ही लेने जाएं। आपको पता हो कि आपका सिलेक्शन तो होने ही वाला है, तो इतना कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसे ही ये कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कल फिर से मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इंतज़ार मेरा कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।